वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जान गए होंगे कि क्लास 10th के पेपर जो है रद्द हो चुके हैं, ठीक, और उनको क्लास 11th में प्रमोट कर दिया गया। और जो क्लास 12th के हैं स्टूडेंट्स, उनकी परीक्षाएं भी होनी बाकी हैं, जो जुलाई के दूसरे सप्ताह तक होने की संभावना है। उनका जो क्वेश्चंस पेपर आएगा इस बार, उसमें केवल 10 क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसमें से उनको केवल 3 क्वेश्चंस करने होंगे। तो अभी जो उसका प्रारूप है वो भी नहीं भेजा गया, ना हम लोगों को भी पता चला है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तब तक के लिए हम कोशिश करेंगे जो मटेरियल आपको दिया जाए वो बेस्ट दिया जाए। हम लोग पूरी मेहनत करेंगे कि आप लोगों के अच्छे नंबर आएँ। और जितने भी इसमें गैसेस दी होती क्लास 12th में, लाइव मेथड, प्रयोगशाला विधि, तो हमने करा रखी है। यदि आपने नहीं देखे हो ज़रूर देख लें, क्योंकि हम लोग जो करते हैं, जैसे कोई भी मेथड आया, जैसे प्रयोगशाला विधि आई, तो इसको बहुत आसान करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जिससे उसको बोरिंग ना लगे और वो आसानी से समझ जाए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। हो सकता है 1-2 रिएक्शंस आप में आ जाएं। तो आते हैं अपनी पहली अपक्रिया पर, सैंडमायर अपक्रिया। आपके स्क्रीन पर दी होगी सैंडमायर अपक्रिया। तो सैंडमायर अपक्रिया में क्या होता है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो इसका पहले फार्मूला हमने बताया था कि यदि आप केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ें, सबसे पहले उनके फार्मूले याद कर लें। केमिस्ट्री जो भी टिकी है सब फार्मूले पर। यदि आपको सही से फार्मूले तैयार हैं आपके, तो केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर जितनी हम रिएक्शंस लिखते हैं तो आप एक एक फार्मूला नोट कर लें और एक पढ़ लें। यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ज़रूर लिख लें, ठीक। तो आते हैं अपने पहले रिएक्शन पर। पहले हमारी जो अपक्रिया है वो दी है सैंडमायर अपक्रिया। तो यानी कि सैंडमायर अपक्रिया में क्या होता है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, C6H5N डबल बॉन्ड NCl, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको हम क्या करते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि Cu2 और Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड या HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं। और इसका ताप कितना होता है, 60 सेंटीग्रेड ताप। इसको आपको लिखना कैसे है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड या HCl की उपस्थिति में 60 सेंटीग्रेड ताप यानी कि 60 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो क्या बनता है हमारा क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। और साथ में क्या मुक्त होगी, N2 गैस। यहाँ से क्या क्लोरोबेंजीन हो गया और साथ में क्या होगी, N2 गैस मुक्त होगी, ठीक। तो हम इस तरह से देखा आपने कि हमारी सैंडमायर अपक्रिया कैसे बनाई जाती। तो ये हमारी सैंडमायर अपक्रिया पूर्ण हुई। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट अपक्रिया पर। तो अगले अपनी जो अपक्रिया है वो है विलियम संश्लेषण अपक्रिया। दूसरी कौन सी है, विलियम संश्लेषण अपक्रिया। इसमें क्या होता, जब हम सोडियम एथाक्साइड को एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं, यानी कि इसकी अपक्रिया कराते हैं, किसको, सोडियम एथाक्साइड। तो सोडियम एथाक्साइड का सूत्र क्या होता है, C2H5ONa। ये है हमारा सोडियम एथाक्साइड। तो जब सोडियम एथाक्साइड की अपक्रिया हम एथिल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, एथिल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, तो यानी कि हमने क्या बताया, जब सोडियम एथाक्साइड की अपक्रिया हम एथिल ब्रोमाइड, इसको पढ़ते हैं एथिल, इसको ब्रोमाइड। तो जब सोडियम एथाक्साइड की अपक्रिया हम एथिल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, तो ये अपक्रिया हमको कैसे पता चलेगा। तो इसमें क्या होगा, जो Na यहाँ से है ये निकल कर कहाँ पर जाएगा, इसके साथ में, ये प्लस था ये माइनस था। तो इसमें क्या बनेगा, NaBr, और दूसरा क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर। दूसरा क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर। तो सबसे पहले इसको लिख लेते, ये एरो के बाद लिखना है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड O, फिर C2H5। तो इसका नाम है डाई एथिल ईथर। इसका जो नाम है क्या है, डाई एथिल ईथर। और दूसरा क्या बनेगा हमारा, सोडियम ब्रोमाइड यानी कि NaBr। तो इस तरह से हमने क्या बताया, जब सोडियम एथाक्साइड की क्रिया यानी कि अपक्रिया एथिल ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है, तो NaBr अलग हो जाता है और डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। तो यह हमारी विलियम संश्लेषण अपक्रिया भी प्राप्त हुई। तो अपनी जो अगली अपक्रिया है वो है वुड्स अपक्रिया, यानी कि यहाँ पर दिया है हमारा वुड्स अपक्रिया। तो इसमें क्या होता कि जब किसी एल्किल हाइलाइड के 2 अणुओं को सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं, एल्किल हाइलाइड, तो एल्किल हाइलाइड का अगर सूत्र देखा जाए तो ये होता है हमारा एल्किल हाइलाइड।
तो एल्किल आर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है C2H5 और क्या होता है CH3, ठीक है। तो ये है एल्किल और ये क्या होता है हाइलाइड। हाइलाइड में क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये सब आता है हमारा किसमें, हाइलाइट में। इसका अगर सूत्र देखा जाए तो इसका सूत्र होता है, अगर देखा जाए सूत्र होता है CnH2n(x), यहाँ पर सॉरी +1 होगा, +1 और यहाँ पर होगा x। तो ये हमारा सूत्र किसका है, एल्किल हाइलाइड का। ये कैसा है, अगर हमको यहाँ पर लिखना है CH3Cl जैसे हमने लिख दिया, ये भी एक एल्किल हाइलाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्किल हाइलाइड कहाँ से आया, एल्किल हाइलाइड कहाँ से आया, तो यहाँ पर अगर हम कार्बन का 1 रख दें, यहाँ पर सॉरी n का 1 रख दें, n बराबर कितना रख दें 1। पहले समझ लेते हैं, समझना जरूरी है कि यहाँ पर ये आया तो कैसे आ गया, तो एल्किल हाइलाइड ये कैसे है, ठीक। और यहाँ पर ये R ऐसे कैसे प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर जो n बराबर है इस सूत्र में हम 1 रख देंगे, तो यहाँ पर n की जगह हमने 1 रख दिया C1 और H क्या हुआ H2 × 1 और प्लस का 1 और x क्या था Cl, ये क्या होता है x, यहाँ पर लगा देंगे हम Cl, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो C 1 है तो इसको हटा देंगे, इसे H2 1 × 2 1 जोड़ देंगे तो कितना हुआ 3 और Cl। इस तरीके से हमारा सूत्र बनता है। अगर C2H5 एक होता हमारा C2H5Cl, हमने यही भी बताया कि यार ये होता, तो ये कैसे पता चलेगा, इसमें भी रख देते, फार्मूला यही रहेगा। तो इसमें क्या होगा, C की जगह N की जगह क्या रखेंगे 2 और H2 × 2 और प्लस का 1 था, यहाँ पर x कितना था Cl Br, कुछ भी रख, चलो Br रख देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है C2 2 2 जा 4 यानी कि 2 दूनी 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा C2H5Br। यहाँ से आया हमारा RX, तो इसको शॉर्टकट में इससे लिखा जाता है RX और सूत्र क्या होता है इसका ये वाला, ठीक। तो हमने क्या बताया बुर्ट्स क्रिया, तो बुर्ट्स क्रिया में क्या होता, जब मेथिल आयोडाइड यानी कि अगर देखा जाए CH3I, ये भी तुम्हारा क्या है एल्किल हाइलाइड ही है क्योंकि CH3R हुआ और ये X हुआ। तो जब एल्किल हाइलाइड यानी कि मेथिल आयोडाइड के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। जब हम मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है एथेन, CH3, इसको हम बोलते हैं हम एथेन, क्या बोलते हैं एथेन बोलते हैं। और साथ में जो हमारा बनेगा वो बनेगा NaI, क्या बनेगा NaI, मतलब सोडियम आयोडाइड यानी कि NaI। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या था CH3 2 थे, तो यहाँ पर CH3 एक ये 2 हो गया। अब यहाँ से I कितने हुए 2, अब I यानी कि आयोडाइड कितने हुए 2, तो यहाँ से 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ से I के आयोडीन के कितने हुए 2 हो गए। अब यहाँ पर हमने देखा इधर सोडियम के 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 से यहाँ पर भी गुणा होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एल्किल हाइलाइड का फार्मूला क्या होता, एल्किल हाइलाइड के सूत्र क्या होते वो भी हमने बता दिया, और यहाँ पर ये बुर्ट्स क्रिया प्राप्त हुई और कैसे बनाई जाती है ये भी हमने बता दिया। तो आते हैं अपने देखते हैं अगली नेक्स्ट अपक्रिया। तो अपनी जो अगली अपक्रिया है वो है बुर्ट्स अपक्रिया, यानी कि यहाँ पर दिया है हमारा बुर्ट्स अपक्रिया। तो इसमें क्या होता कि जब किसी एल्किल हाइलाइड के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं एल्किल हाइलाइड, तो एल्किल हाइलाइड का अगर सूत्र देखा जाए तो ये होता है हमारा एल्किल हाइलाइड। तो एल्किल R यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है C2H5 और क्या होता है CH3, ठीक है। तो ये है एल्किल और ये क्या होता है हाइलाइड। हाइलाइड में क्या होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये सब आता है हमारा किसमें हाइलाइड में। इसका अगर सूत्र देखा जाए तो इसका सूत्र होता है, अगर देखा जाए सूत्र होता CnH2n(x), यहाँ पर सॉरी +1 होगा, +1 और यहाँ पर होगा x। तो ये हमारा सूत्र किसका है एल्किल हाइलाइड का। ये कैसा है, अगर हमको यहाँ पर लिखना है CH3Cl जैसे हमने लिख दिया, ये भी एक एल्किल हाइलाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्किल हाइलाइड कहाँ से आया, एल्किल हाइलाइड कहाँ से आया, तो यहाँ पर अगर हम कार्बन का 1 रख दें, यहाँ पर सॉरी n का 1 रख दें, n बराबर कितना रख दें 1। पहले समझ लेते हैं, समझना जरूरी है कि यहाँ पर ये आया तो कैसे आ गया।
तो एल्किल हैलाइड ये कैसे है, ठीक। और यहाँ पर ये R ऐसे कैसे प्राप्त हो गए, तो यहाँ पर जो n बराबर है इस सूत्र में हम 1 रख देंगे, तो यहाँ पर n की जगह हमने 1 रख दिया, C1 और H क्या हुआ H2 × 1 और प्लस का 1 और x क्या था Cl, ये क्या होता है x, यहाँ पर लगा देंगे हम Cl, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो C 1 है तो इसको हटा देंगे, इसे H2 1 × 2 1 जोड़ देंगे तो कितना हुआ 3 और Cl। इस तरीके से हमारा सूत्र बनता है। अगर C2H5 एक होता हमारा C2H5Cl, हमने यही भी बताया कि यार ये होता, तो ये कैसे पता चलेगा, इसमें भी रख देते, फार्मूला यही रहेगा। तो इसमें क्या होगा C की जगह N की जगह क्या रखेंगे 2 और H2 × 2 और प्लस का 1 था, यहाँ पर x कितना था Cl Br कुछ भी रख, चलो Br रख देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है C2 2 2 जा 4 यानी कि 2 दूनी 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा C2H5Br। यहाँ से आया हमारा Rx, तो इसको शॉर्टकट में इससे लिखा जाता है Rx और सूत्र क्या होता है इसका ये वाला, ठीक। तो हमने क्या बताया बुर्ट्स अवक्रिया, तो बुर्ट्स अवक्रिया में क्या होता, जब मेथिल आयोडाइड यानी कि अगर देखा जाए CH3I, ये भी तो हमारा क्या है एल्किल हैलाइड ही है क्योंकि CH3R हुआ और ये X हुआ। तो जब एल्किल हैलाइड यानी कि मेथिल आयोडाइड के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ अवक्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। जब हम मेथिल आयोडाइड की अवक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है एथेन CH3, इसको हम बोलते हैं हम एथेन, क्या बोलते हैं एथेन बोलते हैं। और साथ में जो हमारा बनेगा वो बनेगा NaI, क्या बनेगा NaI मतलब सोडियम आयोडाइड यानी कि NaI। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या था CH3 2 थे, तो यहाँ पर CH3 एक ये 2 हो गया। अब यहाँ से I कितने हुए 2, अब I यानी कि आयोडाइड कितने हुए 2, तो यहाँ से 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ से I के कितने आयोडीन के कितने हुए 2 हो गए। अब यहाँ पर हमने देखा इधर सोडियम के 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 से यहाँ पर भी गुणा होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एल्किल हैलाइड का फार्मूला क्या होता, एल्किल हैलाइड के सूत्र क्या होते हैं वो भी हमने बता दिया, और यहाँ पर ये बुर्ट्स अवक्रिया प्राप्त हुई और कैसे बनाई जाती है ये भी हमने बता दिया। तो आते हैं अपने देखते हैं अगली नेक्स्ट अवक्रिया। तो अगली अवक्रिया हम पढ़ेंगे बुर्ट्स फिटिंग अवक्रिया, बुर्ट्स फिटिंग अवक्रिया। अब दोनों में अंतर है, तो उसमें हमने बताया था मेथिल आयोडाइड जो पहले वाली बताई हमने, और इसमें क्या होता हमारा ब्रोमोबेंजीन, इसमें क्या लिया था ब्रोमोबेंजीन, होगी उसी तरीके से, केवल इसमें थोड़ा जो पहला वाला हमारा यौगिक उसको बदल देंगे। तो इसमें क्या होगा जब ब्रोमोबेंजीन की अवक्रिया सोडियम के धातु के साथ कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन क्या होता C6H5Br। तब जब ब्रोमोबेंजीन की अवक्रिया किसके साथ सोडियम धातु के साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ कराते हैं और किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, ठीक। तो यानी कि क्या होता है ब्रोमोबेंजीन की अवक्रिया यदि हम सोडियम धातु के साथ करा दें तो क्या बनता डाइफेनिल यानी कि C6H5 ये फेनिल का समूह होता, किसको हम बोलते हैं डाइफेनिल। क्या प्राप्त होगा डाइफेनिल, और क्या बनेगा NaBr प्लस में क्या बनेगा NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पर इसको हम बैलेंस करेंगे क्योंकि C6H5 डाइफेनिल, इसको लिख दे रहे हैं पर डाइफेनिल, तो इसका नाम क्या है हमारा C6H5 डाइफेनिल। और यहाँ पर हमने देखा ये 2 बार है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, यदि हमने 2 से गुणा कर दिया तो ये तो डबल हो गए, ये तो बैलेंस हो गया डाइफेनिल। और यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन, अब यहाँ पर हमने देखा ब्रोमीन के कितने हुए 2 हो गए, तो ब्रोमीन को 2 करने के लिए यहाँ से 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ब्रोमीन के तो 2 हो गए, सोडियम के 2 होने चाहिए इस तरफ, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, ठीक। तो ये अवक्रिया हमारी कौन सी है बुर्ट्स फिटिंग अवक्रिया। अब आप देखते हैं अपनी नेक्स्ट अवक्रिया। तो अगली अवक्रिया हमारी दी हुई है एल्डोल संघनन। तो ये अवक्रिया काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी भी जा चुकी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट अवक्रिया है। इसमें क्या होता जब एस्टेल्डिहाइड के 2 अणुओं का संघनन, तो एस्टेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता CH3CHO, ठीक है। तो इसमें क्या होता 2 अणुओं का, चलो इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं CH3CHO इस तरीके से, और प्लस CH3CHO। इसको चाहे तो आप इस तरीके से लिखें और चाहे इसको ऐसे लिखें CH3CHO का ऐसे इस तरीके से 2 से गुणा, यानी कि एस्टेल्डिहाइड के 2 अणुओं का, जब एस्टेल्डिहाइड के 2 अणुओं का संघनन किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर हम कराते हैं इसका संघनन।
तो जब एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं का संघनन हम क्षार की उपस्थिति यानी कि NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डोल प्राप्त होता। क्या प्राप्त होता? एल्डोल। तो यहाँ पर एल्डोल का सूत्र क्या होता? CH3 CHOH CH2 CHO। तो इसका सूत्र क्या है हमारा? इसका नाम एल्डोल। कितनी आसान सी ये अपक्रिया थी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट अपक्रिया पर। देखते हैं अपनी अगली अपक्रिया। इसमें क्या है? इसमें अपक्रिया जो दी है उसमें लिखा है कार्बिल एमीन अपक्रिया। हमको इसमें पढ़नी है कार्बिल एमीन अपक्रिया। इसमें क्या होता? जब मेथिल एमीन की अपक्रिया हम एल्कोहली ALC मतलब एल्कोहल, एल्कोहली KOH के साथ कराते हैं तो हमने क्या बताया? जब मेथिल एमीन की अपक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ कराते हैं और इसमें क्लोरोफार्म की कुछ बूंदें डाल देते हैं तो क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3 ये होता क्लोरोफार्म का सूत्र। तो हमने क्या बताया? जब मेथिल एमीन की अपक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं और इसमें कुछ क्लोरोफार्म की बूंदें डाल देते हैं तो इसमें बनेगा हमारा मेथिल आइसोसाइनाइड यानी कि CH3NC, मेथिल आइसोसाइनाइड। और दूसरा क्या बनेगा हमारा? दूसरा बनेगा हमारा KCl और साथ में क्या बनेगा? H2O। तो हमने क्या बताया? जब मेथिल एमीन की अपक्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं इसमें क्लोरोफार्म की कुछ बूंदें डाल देते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है? मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक। और साथ में पोटेशियम क्लोराइड और जल बनता है। और इसको बैलेंस करने के लिए हम Cl के यहाँ पर कितने थे? क्लोरीन के यहाँ पर 3 थे तो यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे। और जब यहाँ पर क्लोरीन के 3 होंगे तो पोटेशियम के भी 3 होंगे तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, पोटेशियम से 3 से गुणा कर देंगे। अब हमने देखा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन यहाँ पर था 3 हो गए तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 होने चाहिए तो यहाँ पर भी हम 3 से गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन के भी 3 बराबर हो गए। इस तरह से हमने देखा कि कार्बिल एमीन अपक्रिया कैसे लिखी जाती है और ये कैसे बनाई जाती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट अपक्रिया पर। तो अगली जो हमारी अपक्रिया दी हुई है वो है फ्रैंकलैंड अपक्रिया। तो अगली अपक्रिया हम पढ़ेंगे फ्रैंकलैंड अपक्रिया। तो ये जो फ्रैंकलैंड अपक्रिया दी है अभी इसके पहले हमने पढ़ा था वुड्स अपक्रिया। अब फ्रैंकलैंड अपक्रिया और वुड्स अपक्रिया सेम एक ही है। जैसे हमने वुड्स अपक्रिया में हमने क्या बताया था कि जब मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया, ये हमारी वुड्स अपक्रिया है, पहले वाली समझा रहे हैं। तो इसमें जब मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया हमने किससे कराई थी? सोडियम धातु के साथ हमने कराई थी और वो भी किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में हमने कराया था। तो यहाँ पर क्या बना था? एथेन यानी कि CH3 और CH3 और साथ में क्या बना था? NaI। और यहाँ पर इसके जो अणु लिए गए थे मेथिल आयोडाइड के वो 2 अणुओं के साथ क्रिया कराई गई थी। तो इसको बैलेंस हमने कैसे किया था? यहाँ 2 से किया था तो यहाँ पर भी 2 से किया था। तो ये हमारी थी वुड्स अपक्रिया जो हमने अभी पीछे पढ़ चुके हैं। और ये जो है फ्रैंकलैंड अपक्रिया, तो इसमें क्या होता है? सेम यही है। ये दोनों आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सोडियम की जगह पर हमको जिंक धातु लेनी है यानी कि जिंक मेटल यहाँ पर लेनी है। तो इसमें भी सेम यही लिखा जाएगा। फ्रैंकलैंड अपक्रिया में भी हम यही लिखेंगे कि जब मेथिल आयोडाइड के 2 अणुओं की अपक्रिया, मेथिल आयोडाइड के 2 अणुओं की अपक्रिया जिंक धातु से कराते हैं, जिंक धातु से कराते हैं किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। तो हमने क्या बताया? जब मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया हम जिंक धातु से कराते हैं, जिंक मेटल से कराते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एथेन बना था तो इसमें भी सबसे पहले क्या बनेगा? एथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या हुआ? एथेन। तो यहाँ पर हमने देखा CH3 जो मेथिल है यहाँ पर ये दोनों बैलेंस है क्योंकि बराबर है, क्योंकि यहाँ पर मेथिल के 2 थे, मेथिल के 2 यहाँ हो गए। साथ में बनेगा ZnI2, जिंक आयोडाइड। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो आयोडाइड था वो कितना था? 2 और यहाँ पर भी कितना था? 2 और यहाँ पर जिंक 1, इसमें बराबर करने की जरूरत ही नहीं, पूरा बैलेंस पहले से दिया है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट अपक्रिया पर। तो अपनी अगली अपक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है। अगली अपक्रिया हमको करनी है क्लेजन संघनन यानी कि क्लेजन संघनन। यहाँ पर बोर्ड पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दूसरी जो अपक्रिया हमारी है अगली नेक्स्ट वो है क्लेजन संघनन। इसमें क्या होता कि जब
एथिल एसीटेट के दो अणुओं का संघनन, एथिल एसीटेट के अणुओं का, तो यहाँ पर एथिल एसीटेट क्या होता है, CH3 COO C2H5। तो इसमें क्या है, जब एथिल एसीटेट के दो अणुओं का संघनन सोडियम एथाक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, सोडियम एथाक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक। संघनन यहाँ पर लिख दें, संघनन, संघनन। तो हमने क्या बताया, जब एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं का संघनन सोडियम एथाक्साइड की उपस्थिति में हम कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एथिल एसीटो एसीटेट। यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर एथिल एसीटो एसीटेट यानी कि CH3 CO CH2 COO फिर C2H5। तो इसका नाम क्या है, एथिल एसीटो, एथिल एसीटो एसीटेट। तो यहाँ पर क्या है, CH3CO CH2 COO C2H5, इसका क्या नाम है, एथिल एसीटो एसीटेट। और साथ में क्या प्राप्त होता, एथिल एल्कोहल C2H5OH। तो हमने क्या बताया, जब एथिल एसीटेट के दो अणुओं का संघनन, जब एथिल एसीटेट के दो अणुओं का संघनन सोडियम एथाक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो एथिल एसीटो एसीटेट तथा एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लेजन संघनन। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया। तो जो अगली अभिक्रिया हमारी दी हुई है यह है क्लीमेंसन अपचयन। तो जितनी अभिक्रिया हम करा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोशिश करेंगे कि जब तक आपके पेपर आएँ, बोर्ड एग्जाम आए 15 जुलाई तक, तो पहली तारीख तक यानी कि 1 डेट पहले जो हमारी डेट आएगी जुलाई की, तब तक बहुत सारा कुछ कंप्लीट करा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करा दिया जाए आपका कोर्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लीमेंसन अपचयन। तो क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता, जब एसिटाल्डिहाइड का अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन में क्या कराते हैं, एसिटाल्डिहाइड का अपचयन। तो इसमें क्या होता, जब वैसे देखा जाए तो एल्डिहाइड का होता, तो यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं, इसी का रूप CH3CHO, ये एल्डिहाइड ही का समूह है। तो इसमें यदि आप सूत्र के हिसाब से देखेंगे तो इसमें लिखा होगा कि जब एल्डिहाइड का अपचयन हम कराते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है। तो इसमें एल्डिहाइड दिया था तो हमने सीधे फार्मूला ले लिया एसिटाल्डिहाइड। तो जब एसिटाल्डिहाइड का अपचयन हम जिंक धातु या Hg या HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो जिंक धातु का जब एसिटाल्डिहाइड का अपचयन, यहाँ पर लिख दे थोड़ा, जब जिंक धातु का अपचयन जिंक धातु या मरकरी, ठीक, और या HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा पहला प्राप्त होता है एथेन CH3, इसका नाम क्या है, एथेन, प्लस साथ में क्या बनता है H2O, साथ में क्या बनता है हमारा H2O। अब इसको हम बैलेंस कैसे करें, सबसे पहले इसमें कार्बन देख लें। तो कार्बन के यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2, तो कार्बन के इधर भी 1 और 2। अब हाइड्रोजन के देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने थे, 3 1 4, 3 1 कितने हुए, 4 और 5। तो इधर भी कितने थे, 3 3 6 और 6 2 8। तो यहाँ पर 8 थे, तो यहाँ पर कितने थे, 3 1 4 1 5। तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, इससे करेंगे 4 से, क्योंकि 4 यहाँ हो गए और 5 और 5 3 8 हो गए। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लीमेंसन अपक्रिया हमें कैसे बनाई जाती है। तो इस तरीके से हमारी क्लीमेंसन अपक्रिया पूर्ण हुई है। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट अपक्रिया। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी अगली नेक्स्ट अपक्रिया हमको कौन सी करनी है, गैब्रियल थाइलेमाइड। तो ये अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये पूछी भी जा चुकी है। तो आते इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता, सबसे पहले गैब्रियल थाइलेमाइड की अपक्रिया हम पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता, गैब्रियल थाइलेमाइड का सूत्र क्या होता, तो इसको सबसे पहले बना लेंगे। और ये अपक्रिया हमारी जो है 3 पदों में पूर्ण होगी। ये अपक्रिया जो है 3 पदों में पूर्ण होती है। तो आते इसका पहले सूत्र लिखते हैं, गैब्रियल थाइलेमाइड
ये हमारा है गैब्रियल थैलेमाइड। तो इसका नाम हमारा क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड। तो जब गैब्रियल थैलेमाइड की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ सबसे पहले अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो थाइलेमाइड का पोटेशियम लवण प्राप्त होता। तो यहाँ पर जो थाइलेमाइड जो प्राप्त होगा सबसे पहले यहाँ से, इन दोनों से, तो यहाँ पर जो ये पोटेशियम है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, पोटेशियम, सॉरी थाइलेमाइड का पोटेशियम लवण। तो ये क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब गैब्रियल थैलेमाइड की अभिक्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ, थैलेमाइड, थैलीमाइड का पोटेशियम लवण। तो यहाँ पर हमने देखा कि गैब्रियल थैलेमाइड की जब अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता, नाइट्रोजन और पोटेशियम यहाँ पर ऐड होकर क्या बनाते हैं, N और K+ आयन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। तो ये हमारी पहला स्टेप हुआ। ठीक, अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप इसमें क्या होता कि थैलेमाइड का पोटेशियम लवण, इसकी अभिक्रिया हम एल्किल हाइलाइड से करा देते। किससे कराते, एल्किल हाइलाइड से। तो यहाँ पर जब इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, ये पूरा सूत्र यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं, NK+। और जब इसकी यानी कि थैलेमाइड का पोटेशियम लवण, जब इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, RX, किससे कराते हैं हम, RX यानी कि एल्किल हाइलाइड से कराते हैं। तो यहाँ पर जो पदार्थ प्राप्त होता वो होगा थैलेमाइड हाइलाइड, यानी कि एल्किल थैलेमाइड, सॉरी एल्किल थैलेमाइड। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा हमारा एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होगा। तो जो इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो क्या प्राप्त होगा, एल्किल थैलेमाइड। तो यहाँ पर इसका फार्मूला लिख लेते हैं पूरा, एल्किल थैलेमाइड। N सिंगल बॉन्ड R, यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर N है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड R। तो इसका नाम क्या है, एल्किल थैलेमाइड। तो ये हमारा सेकेंड वाला स्टेप भी पूर्ण हुआ। तो हमने पहले स्टेप में क्या देखा था, गैब्रियल थैलेमाइड की अभिक्रिया जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ KOH के साथ कराते हैं तो थैलेमाइड का पोटेशियम लवण प्राप्त होता। फिर यहाँ से थैलेमाइड का पोटेशियम लवण लेते हैं, इसकी अभिक्रिया हम स्वयं किससे कराते हैं, RX यानी कि एल्किल हाइलाइड से कराते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ से इरेज कर रहे हैं ऊपर से। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जब एल्किल थैलेमाइड की अभिक्रिया, यानी कि एल्किल, यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, एल्किल थैलेमाइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं हम, जली NaOH, जली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वाटिक, ये क्या है हमारा क्षारीय विलयन है। ठीक, जली NaOH के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्राप्त होता है वो साल्ट प्राप्त होता है, सोडियम का साल्ट। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, सोडियम का साल्ट क्या होता है, ये हमारा है क्या, साल्ट।
सोडियम साल्ट। और इसके बाद क्या प्राप्त होता है, प्लस साथ में क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर इसी में लिखा है प्लस 1 डिग्री RnH2 सिंगल 1 डिग्री RnH2। तो यहाँ पर जो मेन यानी कि कहने का मतलब ये था कि गैब्रियल जो थाइलेमाइड अपक्रिया होती है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, क्यों गैब्रियल अपक्रिया यहाँ पर कराई गई। तो गैब्रियल थाइलेमाइड से केवल हम प्राथमिक एमीन प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा इसमें कोई भी अन्य पदार्थ यानी कि एरोमेटिक एमीन जो है प्राप्त नहीं की जा सकती। यहाँ पर केवल प्राथमिक एमीन ही प्राप्त की जा सकती है। इस तरीके से हमारे तीनों स्टेप यहाँ पर हो गए। तो पहले स्टेप में हमने क्या बताया था कि जब गैब्रियल थाइलेमाइड की अपक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने कराया था KOH के साथ, तो उसमें हमारा पहला क्या प्राप्त हुआ था, थाइलेमाइड का पोटेशियम लवण प्राप्त हुआ था जो हमने मिटा दिया। और सेकेंड वाले में क्या था कि पोटेशियम का जो लवण था यानी कि जो थाइलेमाइड का पोटेशियम जो लवण यहाँ पर था, तो उसको हमने किसके साथ, एल्किल हाइलाइड के साथ अपक्रिया करा दी। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, एल्किल थाइलेमाइड। और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि जो एल्किल थाइलेमाइड अपक्रिया थी, एल्किल थाइलेमाइड जो यहाँ पर पदार्थ प्राप्त हुआ था, इसकी अपक्रिया हमने NaOH यानी कि जलीय एक्वेटिक NaOH क्षारीय विलयन से हमने करा दी। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, साल्ट प्राप्त हुआ और साथ में क्या प्राप्त हुआ, प्राथमिक एमीन। तो ये अगर ऑब्जेक्टिव में यदि आ जाए कि गैब्रियल थाइलेमाइड से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या इसमें प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप यही लगाना प्राथमिक एमीन यानी कि RnH2। इस तरीके से हमारी गैब्रियल थाइलेमाइड क्रिया पूर्ण हुई। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट अपक्रिया पर। तो अगली अपक्रिया हमारी दी हुई है, ये है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो ये अपक्रिया है कि इसमें थोड़ा समझ लेते। इसमें क्या होता कि जब कोई बेंजीन में एल्किल या एरिल समूह प्रवेश करता है, जब बेंजीन में एल्किल या एरिल समूह प्रवेश करता है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो उसमें हमने क्या बताया, बेंजीन। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता कि जब एल्किल समूह यहाँ पर प्रवेश करता है किसमें, बेंजीन में, यानी कि CH3 यानी कि ये हमारा क्या है, एल्किल यानी कि RX दिया है, ये हमारा एल्किल समूह, एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3। तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता, CH3। तो हमने क्या देखा, हमने क्या बताया था कि जब बेंजीन में कोई एल्किल या एरिल समूह प्रवेश होता है, एल्किल या एरिल समूह प्रवेश होता है और किसकी उपस्थिति में, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में प्रवेश होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। और ये जो यहाँ पर नाम है, यहाँ पर हमने देखा कि एल्किल कहाँ पर प्रवेश किया, बेंजीन में, तो इसका नाम क्या है, टॉलुइन। इस तरीके से हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पूर्ण हुई। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट अपक्रिया पर। तो नेक्स्ट अपक्रिया है अपनी रोजेनमुंड अपक्रिया। तो इसमें क्या होता, जब एस्टिल क्लोराइड का अपचयन प्लेटनीकृत बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं तो एस्टिल्डेहाइड प्राप्त होता। तो हमने क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड। तो एस्टिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3COCl। तो इसमें हमने क्या बताया, जब एस्टिल क्लोराइड का अपचयन यानी कि हाइड्रोजन, अपचयन का मतलब होता हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का अलग होना। तो जब एस्टिल क्लोराइड का अपचयन प्लेटनीकृत बेरियम सल्फेट, तो जब एस्टिल क्लोराइड का अपचयन हम प्लेटनीकृत बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हम कराते हैं, तो हमारा पहला जो पदार्थ प्राप्त होता है एस्टिल्डेहाइड CH3CHO और प्लस साथ में क्या बनेगा, तो हमने देखा CH3CHO, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया गया, तो यहाँ पर क्या बचा, एक H यहाँ से बच गया और साथ में CO। तो इस तरीके से देखा हमारे कि जो रोजेनमुंड अपक्रिया कैसे बनाई जाती है। तो ये अपक्रिया भी हमारी पूर्ण हुई। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट अपक्रिया पर। तो अगली अपक्रिया हमारी दी हुई है हाफ मान ब्रोमाइड अपक्रिया। तो अगली अपक्रिया हमारी क्या है, हाफ मान ब्रोमाइड अपक्रिया। तो इसमें क्या होता, जब हम किसी एमाइड की अपक्रिया KOH और ब्रोमीन के साथ कराते हैं
यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और KOH के साथ कराते हैं। तो क्या क्या पदार्थ प्राप्त होते हैं आइए देखते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या बताया, एमाइड। तो एमाइड दोनों के हम बता दे रहे हैं। तो पहले हमने ले लिया C6H5CONH2, इसको बोलते हैं बेंजामाइड। बेंजामाइड। तो जब बेंजामाइड की क्रिया Br2 और प्लस KOH के साथ कराते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो पदार्थ प्राप्त होता है वो प्राप्त होता एनिलीन। सबसे पहले जो प्राप्त पदार्थ होगा वो होगा हमारा एनिलीन, यानी कि C6H5NH2। और दूसरा जो पदार्थ प्राप्त होगा वो होगा हमारा पोटेशियम कार्बोनेट, CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। तीसरा पदार्थ जो हमारा होगा KBr और प्लस H2O। तो यानी कि जब बेंजामाइड की अपक्रिया Br2 और KOH के साथ यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमारा एनिलीन प्लस पोटेशियम कार्बोनेट, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बराबर भी करेंगे हमको। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रोमीन के कितने थे, 2, तो यहाँ पर 2 से हम गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे। ब्रोमीन के कितने थे, तो से हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ पर हमने देखा पोटेशियम के यहाँ पर 2 थे और पोटेशियम के 2 यहाँ पर भी थे, यानी कि यहाँ पर भी पोटेशियम के 2 हैं। ये वाले पोटेशियम के कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर भी पोटेशियम के 2 हैं। तो इन दोनों को मिलाकर पोटेशियम के कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देंगे। तो यानी कि हमने देखा कि पोटेशियम और ब्रोमीन के बराबर हो गए। अब बचा क्या, C6H5, ये भी बराबर है। कार्बन तो बराबर है ही, ठीक। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने, नाइट्रोजन का 1 यहाँ पर था और नाइट्रोजन का 1 यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से ये पूरी अपक्रिया हमारी पूर्ण हुई। अब इसका एग्जाम्पल, यानी कि हमको एमाइड की अपक्रिया करानी है। किसकी करानी है, एमाइड। तो ये जो फार्मूला होता है किसका होता, एमाइड का होता, ठीक। तो अब दूसरी अपक्रिया क्या, इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। तो दूसरा क्या है, यदि हम CH3CONH2, ये भी हमारा एमाइड है, ये बेंजामाइड था, और ये हमारा क्या है, एसीटेमाइड। तो ये भी एमाइड था, ये भी एमाइड है, ये एसीटेमाइड है, ये हमारा बेंजामाइड है। तो जब इस एमाइड की अपक्रिया हम किससे कराएंगे, एसीटेमाइड, इसी के साथ करानी है Br2 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा हमारा वो हमारा होगा प्राथमिक एमीन, यानी कि CH3NH2 और प्लस में जितने पदार्थ और बने सब वही बनेंगे, K2CO3 प्लस KBr और प्लस H2O। और बराबर करने के लिए भी वहीं से गुणा करेंगे। 4 था यहाँ पर तो 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 से था, यहाँ पर 2 से था। इस तरीके से आप चाहे एग्जाम में ये वाली अपक्रिया लिखें और चाहे ये वाले लिखें, दोनों ही आपकी सही मानी जाएंगी। इस तरह से हमारी ये अपक्रिया पूर्ण हुई। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट अपक्रिया पर। तो अपनी अगली अपक्रिया हमारी दी हुई है परकिन अपक्रिया। तो इसमें क्या होता, परकिन अपक्रिया में इसमें क्या होता है, जब बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इसमें क्या होता है, जब बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, एस्टिक एनहाइड्राइड, यानी कि एस्टिक CH3CO का होल ट्वाइज O। तो हमने क्या बताया, जब बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया हम एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं और किसकी उपस्थित में कराते हैं, यहाँ पर उपस्थित यानी कि उत्प्रेरक लिया जाता, वो हमारा होता है सोडियम एसीटेट, CH3COONA। तो अब इसकी अपक्रिया हमने करा दी किसकी उपस्थित में, सोडियम एसीटेट की उपस्थित में। और इसका ताप कितना होगा, इसको गर्म करेंगे तो इसका ताप कितना होगा, 180 सेंटीग्रेड, यानी कि 180 सेल्सियस ताप होगा टेम्परेचर। तो हमने क्या बताया, जब बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं सोडियम एसीटेट की उपस्थित में और कितने ताप पर, 180 सेल्सियस ताप पर। तो हमारा जो पहला पदार्थ बनेगा वो बनेगा सिनेमिक अम्ल। तो यानी कि C6H5CH11CHCOOH, ठीक है। तो इस पूरे सूत्र का क्या नाम है, हमारा सिनेमिक अम्ल। यहाँ पर लिख दे रहे हैं सिनेमिक
सिनेमिक अम्ल, और साथ में क्या बनता है हमारा एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3COOH। तो हमने क्या बताया, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में हम कराते हैं, और इसको 180 टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं, यानी कि ताप पर गर्म करते हैं, तो सिनेमिक अम्ल C6H5CH COOH, तो ये हमारा सिनेमिक अम्ल। और साथ में और क्या प्राप्त होता है हमारा सिरका, यानी कि एसिटिक अम्ल। तो इसका व्यापारिक नाम क्या है, इसका सिरका। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहते। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।